दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास पे बात करेंगे क्लास 10 का, जो हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा था, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम लोग उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे। तो पिछला जो टॉपिक था उस टॉपिक पे हम लोगों ने असहयोग आंदोलन का परिचय के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी ने किस तरह से असहयोग आंदोलन को बढ़ाने के लिए एक पूरा रणनीति तैयार किया कि पहले हमको किस चीज को छोड़ना है, फिर हमें किस चीज को छोड़ना है, और इसी तरह करते करते ये जो असहयोग आंदोलन है वो पूरे भारत में फैलेगा। साथ में हम लोगों ने देखा था कि असहयोग आंदोलन का कहीं ना कहीं से विरोध हो रहा था, और वो भी कांग्रेस के नेता के द्वारा। तो गांधी जी ने उसके खिलाफ, या मैं बोल सकता हूं कि उनको समझाने के लिए भी बहुत तरह का प्रयत्न किया। तो अंततः दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का जो नागपुर का अधिवेशन हो रहा था, तो उसमें असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिल गई, यानी कि भाई अब हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी भी इस चीज का टेंशन था कि असहयोग आंदोलन कब से शुरू किया जाएगा। तो 1920 में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया, और 1921 में, वो मैंने क्या बोला कि स्वीकार करने का डेट क्या था, दिसंबर 1920, और 1921 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। तो केवल इस समय असहयोग आंदोलन को नहीं बल्कि साथ में जो खिलाफत आंदोलन है उसको भी शुरू किया गया। चूंकि खिलाफत आंदोलन एक अलग धारणा की आंदोलन था, असहयोग आंदोलन एक अलग धारणा का आंदोलन था। तो दोनों के धारणा अलग अलग थे, लेकिन दोनों का मकसद क्या था, स्वराज। क्योंकि आपको पता है कि जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो उस समय महात्मा गांधी खिलाफत के जो, मैं बोल सकता हूं कि अध्यक्ष थे, आंदोलन के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो उनसे जाकर मिले और दोनों में समझौता हुआ था कि भाई स्वराज के लिए लोग लड़ते हैं और फिर बाद में जो आपकी मांग है उसको पूरी कर दी जाएगी। उसका भी कारण था ऐसा करने का कि गांधी जी को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चाहिए था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। बात करें अब हम लोग देखते हैं कि जो असहयोग आंदोलन की जो धारणा है या जो धारा है वो कैसा था, कि शहरी क्षेत्र में असहयोग आंदोलन किस तरह फला फूला, उसका क्या प्रभाव था, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या था, या जितने भी उद्योगपति हैं या जो बगान मालिक हैं, जो लोग सूती कपड़ा उत्पादन करते थे, उनमें क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग इस पे बात करेंगे कि असहयोग आंदोलन का शहरों में क्या प्रभाव था। तो समझिएगा कि शहरों में ज्यादातर जो लोग निवास करते थे वो लोग मध्यम वर्ग के लोग होते थे। कौन से लोग होते थे, मध्यम वर्ग के लोग। यानी कि इन लोगों को ना हम लोग गरीब बोल सकते हैं और ना ही अमीर बोल सकते हैं, इनको हम लोग बीच वाले लोगों में रखते हैं। अब समझिएगा कि आखिर असहयोग आंदोलन जो है ये शहरों में जो शुरुआत हुआ, तो इनमें सबसे ज्यादा जो भागीदारी थी वो किनका था, तो मध्यम वर्ग का सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हुआ। और इसी के साथ शहरों में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन उत्पन्न हुआ और असहयोग आंदोलन चलने लगा। तो अब असहयोग आंदोलन का मतलब ही था बहिष्कार करना। क्या था कि सरकारी जितने भी काम है या जो सरकारी जितने भी फायदे हैं उनका क्या करना, बहिष्कार करना या उनको छोड़ना। तो मध्यम वर्गों ने क्या किया कि सबसे पहले मध्यम वर्गों के जितने भी बच्चे जो भी स्कूलों में जाया करते थे, सरकारी स्कूलों में, यानी कि उस समय के ब्रिटिश शासित स्कूलों में, तो सबसे पहले बच्चों ने जो भी स्कूल है और जो भी कॉलेज है उनमें जाना से फिर क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जब स्कूलों में जाने से मना कर दिया और साथ में जितने भी मध्यम वर्ग के जो भी शिक्षक होते थे, जो भी हेडमास्टर होते थे या जो भी शिक्षक होते थे, उन्होंने क्या किया कि अपने काम से इस्तीफा देने का काम किया। साथ में जो भी वकील थे वो लोग क्या किए, मुकदमा लड़ने से मना कर दिए। तो अब मेरे को बताइए कि जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो ऐसे स्कूल जो प्राइवेट थे उस समय जो ब्रिटिश सरकार द्वारा खोले गए थे प्राइवेट के थ्रू से, तो फिर क्या हुआ कि उनसे उनको कर आना बंद हो गया, उनसे पैसा आना बंद हो गया। तो एक तरह का उनको नुकसान हुआ। साथ में अगर शिक्षक स्कूल जाएंगे ही नहीं पढ़ाने के लिए, तो इनसे सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ कि जो ब्रिटिश शासन के या जो ब्रिटिश के जो बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे थे वहां पे शिक्षा का क्या होने लगा, अभाव होने लगा। और साथ में जब वकीलों ने क्या किया कि अपने आपको कोर्ट में जाने से मना कर दिया, तो उनसे ऐसे ब्रिटिश अफसर या अधिकारी जिनका मुकदमा चल रहा था भारतीयों के साथ, तो उनमें उनको दिक्कत होने लगा कि उनका सपोर्ट कौन करेगा और उनके लिए मुकदमा कौन लड़ेगा।
तो जब इतना सारा घटना घटा तो इससे जो शहर में जो असहयोग आंदोलन है वो भारी मात्रा में फैलने लगा। लेकिन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गांधी जी ने बोला कि सबसे पहले हम लोग अपने पदों का त्याग करेंगे, फिर जो भी सरकारी दफ्तर है या जो भी कर्मचारी हैं वो लोग अपने पदों को छोड़ना स्टार्ट करेंगे और बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में जाना बंद करेंगे। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब असहयोग आंदोलन के बारे में गांधी जी ने अपने कांग्रेस कि जो नेता या जो सहयोगी हैं उनके पास रखा कि भाई मैं जो आंदोलन है, एक आंदोलन है, मैं उसको ऐसा ऐसे ढंग से करना चाहता हूं, इसका मेन जो मोटिव है वो है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो लोग क्या कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन का विरोध करना शुरू कर दिए थे। कौन लोग थे वो? तो वो लोग कांग्रेस के ही कुछ नेता थे। तो उनका मानना था कि जो हम पारिषद से लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस और जो ब्रिटिश सरकार जो अलग अलग प्रांतों में राज्य करते थे, तो ऐसे प्रांत जिनमें ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं था, तो उन क्षेत्रों से कांग्रेस के नेता क्या करते थे कि उस पारिषद में अपना चुनाव लड़ते थे और अपने आप को आगे करने का काम करते थे। तो उन पारिषदों में से कुछ ऐसे पारिषद थे जो लोग क्या बोले कि नहीं भाई, हम अपने चुनाव से हटेंगे नहीं, उनका बहिष्कार नहीं करेंगे, बल्कि हम अब भी क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा करने वाला का मैं बात करूं तो मद्रास के अलावा केवल मद्रास में ही क्या था कि वो लोग क्या कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे, मद्रास के पारिषद। लेकिन बाकी जितने भी प्रांत थे वो सारे क्या किए, असहयोग आंदोलन का समर्थन किए। तो मैंने क्या बोला आपको कि असहयोग आंदोलन का केवल समर्थन नहीं करने वाले कौन से पारिषद थे? तो वो लोग मद्रास के पारिषद थे। तो आखिर आपके मन में तो एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर मद्रास के पारिषद चुनाव अभी भी लड़ना चाहते थे असहयोग आंदोलन के दौरान, तो ऐसा क्या कारण था? तो मैं कारण के बारे में बात करता हूं। तो सबसे पहले समझिएगा कि मद्रास का जो पारिषद था वो एक्चुअली वो जो पूरी पारिषद था वो गैर ब्राह्मणों का पारिषद था। किनका था? गैर ब्राह्मणों का पारिषद था। और इन गैर ब्राह्मणों के द्वारा बोला गया कि हम अभी भी चुनाव में क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो इन गैर ब्राह्मणों ने क्या किया था कि अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। क्या नाम था? जस्टिस पार्टी। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर का कि गैर ब्राह्मणों द्वारा किस पार्टी का गठन किया गया, तो आपको क्या बताना है, जस्टिस पार्टी का गठन किया गया। तो आखिर इस पार्टी को क्यों बनाया गया था? तो इस पार्टी को बनाने का सबसे मेन कारण क्या था कि जस्टिस पार्टी के जो गैर ब्राह्मण हैं उनका मानना था कि जो काउंसिल बनी है, यानी कि जो पारिषद बना है, इसमें अगर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे तो उनके जो अधिकार हैं, जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार उनको मिल सकता है। ये किनका मानना था? तो ये गैर ब्राह्मणों का मानना था, जो जस्टिस पार्टी के क्या हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे। तो आखिर किस अधिकार का ये लोग बात करते थे? तो आपको पता है कि रंग भेद, जाति भेद, ये भेद तो सदियों से चलता आ रहा है और मुझे लगता है कि अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो उस समय ये जो रंग भेद और जाति भेद की जो भावना थी, तो सेम उसी तरह का जो लोग सामान्य ब्राह्मण हुआ करते थे, जो लोग सामान्य ब्राह्मण हुआ करते थे और जो लोग गैर ब्राह्मण हुआ करते थे, उनके बीच में ये जो तनावपूर्ण स्थिति था कि सामान्य ब्राह्मणों को ज्यादा अधिकार मिलता था और जो गैर ब्राह्मण हुआ करते थे उनको क्या मिलता था, कम अधिकार मिला करता था। तो ये जो मद्रास के जो गैर ब्राह्मण है वो लोग जस्टिस पार्टी के सदस्य थे और इनका मानना था कि अगर हम लोग काउंसिल में प्रवेश कर जाएंगे चुनाव लड़कर, तो हमारे जो अधिकार हैं, जो हमको मिलना चाहिए, एक सामान्य ब्राह्मण को जो अधिकार मिलता है वो सारे अधिकार क्या करेगा, मुझे भी मिलेगा। तो इसीलिए ये जो मद्रास के जो प्रांतों के लोग हैं वो लोग क्या कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे। बात क्लियर यहां तक? तो अब समझिएगा। तो अब ये सारा तो हम लोगों ने जनता का प्रभाव देखा कि जनता ने असहयोग आंदोलन के लिए शहरों में क्या क्या काम किया। लेकिन अब जब ये असहयोग आंदोलन हुआ तो सबसे ज्यादा अगर मैं प्रभाव का बात करूं तो वो आर्थिक स्थिति पर प्रभाव हुआ। किस पर हुआ? आर्थिक स्थिति पे प्रभाव हुआ। तो हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव। तो मैंने पहले ही बताया था कि असहयोग आंदोलन एक तरह का बहिष्कार आंदोलन हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग इसमें जो भी विदेशी वस्तु है उसका हम लोग क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं। क्या करते हैं? जितने भी विदेशी वस्तु है उनका हम लोग क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं।
तो अब बहिष्कार केवल विदेशी वस्तुओं, तो उस समय ज्यादातर जिन वस्तुओं का अगर मैं बोलूं बहिष्कार क्या किया था, तो विदेशी शराब का और साथ में विदेशी कपड़ों का सबसे ज्यादा क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। और जितने भी विदेशी शराब है उस समय भारत में बेची जाती थी, और आज भी देखो हम लोग विदेशी शराब के नाम से बहुत तरह वाइन्स होते हैं जो हम लोग सेवन करते हैं, वो सब करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें विदेशी जो शराब की दुकानें हैं उनमें भी बहुत तरह का प्रभाव हुआ, या मैं बोल सकता हूं जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनमें भी एक तरह का बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव देखने को मिला। तो जनता ने क्या किया, या मैं बोल सकता हूं कि जो लोग असहयोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे उन्होंने क्या किया कि जितने भी विदेशी शराब दुकान है उनमें एक पैकेटिंग लगा दिया। क्या लगाया, एक पैकेटिंग कानून लगा दिया। तो हम लोग बात करते हैं कि पैकेटिंग कानून क्या होता है। तो पैकेटिंग जो कानून होता है यह एक प्रदर्शन, या मैं बोल सकता हूं एक विरोध का स्वरूप होता है। क्या होता है, एक प्रदर्शन या विरोध का एक स्वरूप होता है, जिसमें आप जिस भी फैक्ट्री का बात करो, या मान लो कि मैंने किसी फैक्ट्री पे पैकेटिंग लगा दिया कि फला, जैसे कि कपड़े की फैक्ट्री पर पैकेटिंग लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उस कपड़े की फैक्ट्री पे विरोध कर रहा हूं कि आप इस कपड़े के फैक्ट्री में या उस दफ्तर में क्या कर सकते हो, भीतर जाने के जो रास्ते होंगे मैं उनको क्या करूंगा, बंद कर दूंगा या रोक दूंगा। तो उसी को क्या कहा जाता है, पैकेटिंग। आपके पास क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में कि पैकेटिंग से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या बताना है कि प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें किसी फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने के जितने भी रास्ते हैं सारे बंद कर दिए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम लोग पैकेटिंग बोलते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी सरकारी दफ्तर थे और जितने भी शराब के दुकानें थे उनके भीतर जाने के लिए क्या कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था। किनके थ्रू से, तो वो सारे असहयोगियों के तरह से, यानी कि जो लोग असहयोग आंदोलन को खुल के समर्थन कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो गया, हम लोग शराब की दुकानों के अंदर जा नहीं सकते हैं। तो इससे सबसे ज्यादा जो प्रभाव हुआ वो किनको हुआ, तो ब्रिटिश सरकार को इनसे सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये तो प्रभाव हुआ ही, अब सबसे ज्यादा अगर मैं प्रभाव का बात करूं तो वो विदेशी कपड़ों के व्यापार पर हुआ। किस पे हुआ, विदेशी कपड़ों के व्यापार पे हुआ। आपको मैं बता दूं कि केवल एक साल के भीतर, यानी कि 1921 में बहिष्कार आंदोलन या असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1922 तक में जितने भी विदेशी कपड़ों की आयात हो रहे थे उनमें क्या आने लगी, उनमें कमी आने लगी। और ये जो आयात थे, यानी कि जो बाहर से जितने भी कपड़े मंगाए जाते थे, उन कपड़ों में जितना कपड़ा बेचा जाता था उन कपड़ों की खपत कितनी हो गई, इंडिया में आधी हो गई। यानी कि अगर मैं पैसे के हिसाब से बात करूं तो 1921 के इधर कपड़ों में भारत मैं बोल सकता हूं 102 करोड़ रुपया खर्च करता था। लेकिन जैसे ही 1921 से 1922 के बीच में जो असहयोग आंदोलन का दौर था, इस काल में ये 102 करोड़ घटकर कितना हो गया, केवल 57 करोड़ हो गया। यानी कि आप देख सकते हो इतना ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिला। किसमें, केवल आप देखोगे तो विदेशी कपड़ों के व्यापार का बात कर रहा हूं, और अभी भी बहुत तरह की वस्तुओं का विरोध किया गया था और शराबों को भी बंद कर दिया गया था। तो मैं बोल सकता हूं कि इस असहयोग आंदोलन ने बहुत तरह से प्रभावित किया लोगों को और खास करके ब्रिटिश सरकारों को। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाले लोग थे वो लोग उद्योगपति थे और जो लोग उद्योग लगा रहे थे उन पर। ये प्रभाव को देखकर कि कपड़ों की कीमत, जो कपड़ों की आयात होती थी, कि बाहर से जो कपड़े मंगाए जाते थे उनकी खपत आधी हो गई, पैसे में गिरावट आ गया। तो इसके कारण जो भी उद्योगपति थे उनको बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और वो लोग बहुत ज्यादा डरना शुरू कर दिए। तो उनके डर का कारण क्या था, यही ये जो उनका सौदा होता था वो धीरे धीरे घाटे में परिवर्तित हो गया। तो इसके लिए जो विदेशी व्यापार है, या जो मैं बोल सकता हूं कि विदेशी वस्तु है उस पर, या मैं बोल सकता हूं कि विदेशी व्यापार पर पैसा लगाने के लिए, चाहे वो भारतीय व्यापारी हो चाहे वो ब्रिटिश व्यापारी हो, सब लोग क्या करने लगे, डरने लगे। तो यहां तक की स्थिति अगर हम लोग देखें तो यहां तक की जो स्थिति था वो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, क्योंकि हमारा काम ही था कि ब्रिटिश सरकार के जो भी लोग हैं, जो भी अफसर है, या जिस कारण से वो भारत में आए हैं, उनके मनोबल को तोड़ना। तो हम लोग यहां तक तो सफल हो गए थे। जो लोग पैसा लगा के बैठे थे विदेशी व्यापार पे, उनको सबसे ज्यादा डर उत्पन्न हुआ और उसी कारण से आने वाले समय में जितने भी विदेशी व्यापारी है, जो भी विदेशी वस्तुओं पर पैसा लगाना चाहते थे,
थे या वो लोग विदेशी वस्तुओं का व्यापार करना चाहते थे, वो लोग बहुत ज्यादा डर गए और डरने के कारण क्या करने लगे कि वो लोग विदेशी वस्तुओं या विदेशी व्यापार पर वो लोग खर्च करना बंद कर दिए। तो अब देखिएगा, चूंकि जो भी जरूरत के सामान है वो अभी भी लोगों को चाहिए, लोग कपड़ा अभी भी पहनेंगे, लोगों को खाने के लिए चाय की जरूरत अभी भी होगी, उनके लिए चावल की जरूरत अभी भी होगी। बस ये है कि लोग अब विदेशी वस्तुओं का उपयोग ना कर ऐसे वस्तुओं का उपयोग करेंगे जो कहां से हुआ होगा, जो जिनका मैं बोल सकता हूं उत्पत्ति कहां से हुआ होगा, भारत में हुआ होगा। तो अब समझिएगा, तो जब विदेशी व्यापार को करने से लोग डरने लगे तो उससे जो आंदोलन फैला था उसके कारण भारत के कुछ लोगों को लाभ होना शुरू हुआ। तो ये लाभ किन लोगों को हुआ, हम लोग उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो समझिएगा, अगर मैं लाभ का बात करूं तो जब आयातित वस्तुओं, यानी कि आप जैसे मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा कपड़ा पे लॉस था, तो मान लीजिए कपड़ा, तो जब लोगों ने क्या किया कि जितने भी आयातित वस्तु हैं जो विदेशों से मंगाए जाते थे, उन वस्तुओं को जब छोड़ना शुरू किया भारतीय लोगों ने, या मैं बोलूंगा पहनना शुरू किया, तो जिसको फायदा हुआ भारत में वो लोग कपड़ा मिल के लोग थे। क्या कौन लोग थे? कपड़ा मिल के लोग थे। और मैं बात करूं तो कपड़ा मिल में अब जो हथकरघा की उत्पादन थी, यानी कि हाथ से बने हुए जो कपड़ों की उत्पादन थी, उसमें क्या हो गई कि वृद्धि होने लगी और लोगों का मांग अब विदेशी व्यापार में ना होकर उन किन पे चला गया, तो जो हाथों से उत्पादन की गई वस्तुओं पे ज्यादा मात्रा में उनका वृद्धि, या मैं बोल सकता हूं कि ज्यादा मात्रा में उनकी रोचकता बढ़ने लगी। कारण क्या था? असहयोग आंदोलन। लेकिन आप समझिएगा कि अब मान लीजिए कि एक देश में 100 आदमी है और अगर हम लोग दोनों, जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि विदेशी वस्तुओं का, मैंने क्या बोला कि विदेशी वस्तुओं का, और अगर मैं भारतीय वस्तुओं को मिला दूं तो जो 100 लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरा हो जाती है। और आप बताओ, ये जो 100 लोग हैं इनमें कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ मध्यम वर्ग के लोग होंगे, तो ये जो उत्पादन है दोनों से मिलकर पूरी हो जाती थी। लेकिन जैसे ही विदेशी वस्तुओं की आयातित जो है, यानी कि विदेशी वस्तुएं आने बंद हो गई और ये जो हथकरघा से उत्पादन कपड़ों की मांग में बढ़ोतरी हो गई, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज हाथ में बनी जाएंगी उनका कीमत ज्यादा होगा। क्योंकि समझो, अगर हम मिल में अगर वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं तो हम लोग एक टाइम में ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हाथ में हम लोग केवल एक ही वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो आप बताओ, एक आदमी 5 वस्तुओं का उत्पादन करता है और एक आदमी 1 वस्तु का उत्पादन करता है, तो महंगा किसकी वस्तु होगी? एक का ना। तो जब हाथों से बने उत्पादन के जब कपड़े मार्केट में बेचने लगे तो उससे बहुत तरह के प्रभाव हुआ, या मैं बोल सकता हूं कि भारत में इन सारी चीजों की क्या हो गई, धीरे धीरे खपत बढ़ने से जो आंदोलन था वो धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होने लगा, धीमा होने लगा। और इस धीमे होने का बहुत सारा कारण था। पहला तो मैंने तो पहला कपड़ों के हिसाब से बताया कि उत्पादन में मांग में वृद्धि होने से जो हाथ से बने हुए कपड़े थे उनके मांग में वृद्धि हुई, और जिसके कारण बहुत से ऐसे लोग थे, मैं बोल सकता हूं कि बहुत से ऐसे लोग थे जो दिक्कतों में आ गए। यानी कि हाथ से बने, उस समय खादी कपड़े मिलते थे और आज भी खादी जो कपड़े होते हैं वो हाथ से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जब खादी कपड़ों में भारी पैमाने पे उनका मांग बढ़ने लगा तो कपड़े क्या हो गए, धीरे धीरे महंगे होने शुरू हो गए। तो जब कपड़े महंगे होने शुरू हो गए तो जो लोग अमीर लोग हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लोग जो गरीब हैं वो लोग कपड़े खरीद नहीं सकते थे। तो अब बताओ, ये अब इनको अभी भी कपड़े चाहिए ना, बदन ढकने के लिए तो सबको कपड़ा चाहिए। तो जब गरीब लोग कपड़ा खरीद नहीं पाएंगे तो आखिर वो लोग क्या करेगा? उनको तो कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा अपने बदन को ढकने के लिए। क्या वो लोग पत्ता पहनेगा? आप बोलोगे नहीं। क्या वो छाल पहनेगा? आप बोलोगे नहीं। तो इनके पास बस एक उपाय था, या तो वो लोग कपड़ा पहने ही ना, या दूसरा क्या उपाय था कि जो सस्ते दाम के कपड़े हैं उनका उपयोग करें। तो आप बताओ, हाथ से बनने वाले जो कपड़े हैं वो तो सस्ते नहीं होंगे, वो तो महंगे होंगे। तो इन गरीबों के पास बस एक चारा था कि भाई अब बस बहुत हो गया,
हम लोग अब विदेशी वस्तुओं का क्या कर सकते हैं कि विरोध नहीं कर सकते हैं। तो अंततः ये जो गरीब लोग हैं ये लोग क्या करने लगे कि विदेशी वस्तुएं जो थी, जो कपड़े थे, उनको पहनना शुरू कर दिया। तो चलिए ये एक साधन था। दूसरा अगर बात करें तो भारत के पास उतना ज्यादा विकल्प नहीं था, उतना ज्यादा मैं बोल सकता हूं कि चीजें नहीं थी या उतना ज्यादा संसाधन नहीं था जिससे वो ज्यादा दिन तक असहयोग की भावना को उजागर रख सके। जैसे बोलने का मतलब है कि अगर बहुत सारे विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज को छोड़ा है, वो सारे स्कूल कॉलेज जो किनकी थी, जो विदेशी सरकार के द्वारा बनी हुई थी, तो अब तो सरकार का काम बचा कि अब कुछ ऐसे चीजों का निर्माण करे जो भारत का है, यानी कि भारत के विद्यार्थियों के लिए भारतीय स्कूल बने। जो हेडमास्टर, जो टीचर, जो क्लासेस छोड़े थे, जो स्कूल को छोड़े थे, तो उनके लिए उनका स्कूल हो। अगर हम लोग कपड़े के उत्पादन का ही बात करें तो आप सस्ते में कपड़े दो। हम लोग अगर मान लो कि अगर हम लोग विदेशी चावल का बहिष्कार कर रहे हैं तो भारत में भी तो चावल का उत्पादन होना चाहिए ना। तो इन सारे विकल्पों की कमी के कारण क्या होने लगा कि ये जो आंदोलन है वो कुछ समय बाद धीमा हो गया और जो इसका उग्र रूप देखने को मिला ये धीरे धीरे क्या हो गया, घटने लगा।